कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो वेलकम क्लास, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। आज हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने जो कल चैप्टर पढ़ा हमारा महासागर और महाद्वीपों का वितरण, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर काफ़ी चीज़ें यूनिक आपको सिखाने को देगा और इसी के साथ अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं उसको भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। सो बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। कल हमने ऑलमोस्ट इसके बारे में थोड़ा सा समझा था, उसको हम हल्का सा ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं। बेसिकली हमने बात की थी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की। महाद्वीप, जब हम पृथ्वी की संरचना की बात करते हैं, उसके आंतरिक स्थिति और उसकी बाह्य स्थिति को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि पृथ्वी का जो एक सबसे पहले पृथ्वी एक गैसीय गोला था। उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठोस अवस्था में आया, उनकी चीज़ों में बदलाव होता गया और यही चीज़ एक आकृतियों को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इसके आंतरिक जो गतिविधियाँ थी उसका प्रभाव भी उसके बाहरी गतिविधियों पर रहा, बाहरी क्षेत्रों पर रहा। तो ये चीज़ किस प्रकार से हुई, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई। देखिए, जो हम परिकल्पनाएं करते हैं वो हो सकता है कि कई बार सही हो, कई बार नहीं भी हो, लेकिन जब हम किसी तथ्य पर, जो प्राचीन समय की चीज़ों पर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम एक एजम्पशन ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते। हाँ, कुछ चीज़ों को जब हम रिलेट करते हैं तो वो चीज़ें फैक्ट बेस्ड हमें लगती है। वैसे ही कई सारे जियोग्राफर जो थे उन्होंने अपनी अपनी कल्पनाएं रखी, जिसमें हमने कल ग्रिफ टेलर की बात करी और उसके बाद हमने जो हमारे वैगनर थे उन्होंने एक सिद्धांत रखा था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो थी संपूर्ण एक भाग में बना हुआ था, उसको हमने पेंजिया कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जलीय क्षेत्र था या जो भी महासागरीय क्षेत्र था वो उनका पैंथालासा कहलाया और धीरे धीरे इसमें एक दो प्रकार के बल लगे। वो बल कैसे हुए, क्या क्या गतिविधियाँ हुई, उसके बारे में आज हम वापस से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। देखिए, मैं आपको जो पॉइंट्स दे रही हूँ उसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ा रही हूँ, जिसमें क्या है कि हम चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे। कल हमने देखा था कि हमें 11 पॉइंट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, उसी के साथ हम इसको यूनिक बनाते हुए चलेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। एक चीज़ प्लीज़ कीजिएगा, अपनी नोटबुक अपने पास रखिए और साथ में अपनी बुक भी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ जब चीज़ों को रिलेट करके समझ रहे हैं, ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं वो चीज़ें हम लिख नहीं पाते, तो हो सकता है कि आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार से हुआ। अगर हम महाद्वीपीय प्रवाह की बात करें, महाद्वीपों का प्रवाह, इसमें उन्होंने कहा कि एक गति हुई, एक मोशन होता है, एक क्षेत्र में बदलाव होता है और एक क्षेत्र का टूटकर बिखर कर अलग होता है। उसी से हमने 4 कॉन्टिनेंट समझे थे, जैसे कि हमारे दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप एंड उत्तरी अमेरिका। ये चारों क्षेत्र अगर हम पजल्ड के रूप में मिलाने का प्रयास करें तो एक जगह एक आकृति में हमें देखने को मिल सकते हैं और इसके बीच में आ जाता है हमारा अटलांटिक महासागर। तो ये जो स्थिति हुई, वो स्थिति हुई कैसे और किस प्रकार से हुई, वो चीज़ हमारा बताता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उसमें हमने जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारी पेंजिया जिसे हम संपूर्ण पृथ्वी कहते हैं, ये बड़ा महाद्वीप है। पैंथालासा हमारा क्या कहलाता है, महासागर। तो पेंजिया का विभाजन हुआ लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। तो ये पेंजिया विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ गई, जिसका साउथर्न पार्ट जो था वो कहलाया गोंडवाना लैंड और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था या उत्तरी भाग जो था वो कहलाया आपका अंगारा लैंड, जिसे हमने लॉरेंसिया भी कहा है। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद जो 2 बल लगे, बल जो थे वो 2 तरफ से लगे थे। पहला बल जो था आपका उत्तर की तरफ जो लगा, एक बल जो था आपका पश्चिम की तरफ लगा। पश्चिम की तरफ ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल उत्तर की तरफ लगा। ये बल और इन क्रियाओं की वजह से क्या हुआ कि हमारे भाग बटे और स्थलाकृतियों का धीरे धीरे निर्माण हुआ और उनकी पोजीशंस को हमने समझने का प्रयास किया। उसके हमने तथ्य के रूप में प्रमाण भी रखे, जैसे जीवाश्मों का एक जैसा मिलना, कोयले का एक स्थान पे जैसे जो चीज़ मिली हुई उसका वहाँ पे मिलना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था, जिसमें इनके पक्ष में क्या क्या प्रमाण थे। देखिए, 1964 में जो बुलर्ड थे उन्होंने अपने अंटार्कटिक तटों को जोड़कर एक मानचित्र का निर्माण किया था। ये देखिए जो कॉन्सेप्ट है, दक्षिणी, अगर हम अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को मिला दें, एक पजल के रूप में मिलाने का प्रयास करें, तो ये क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि पहले ये सारी चीज़ें क्या थी, एक इकट्ठी थी। जैसे कि कल हमने डरबन की बात की थी। डरबन जो क्षेत्र था वो अभी कहाँ आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। डरबन हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है।
लेकिन उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें ध्रुवीय क्षेत्रों के साक्ष्य मिलते हैं, हिमानी के क्षेत्र मिलते हैं। तो हम उससे कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो था, कटिबंध कभी नहीं बदलते, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति हुई कि ये क्षेत्र पहले ऊपर था फिर वो नीचे आया, या इसके कटिबंधों में बदलाव हुआ। तो ये स्थिति हमने कैसे समझने का प्रयास किया। 1964 में एक बुलर्ड व्यक्ति थे जिन्होंने मानचित्र को कंप्यूटराइज्ड करके उसको मिलाने का प्रयास किया उन सभी स्थलाकृतियों को। तो उससे ये चीज़ प्रमाणित हुई, ये महाद्वीपों में साम्य हो गया कि महाद्वीप साम्य हो गए, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं। साम्य का मतलब होना है समाना या फिर इकट्ठा होना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये रखा गया, चट्टानों की आयु में समानता। अब चट्टानों की आयु में समानता इन द सेंस कि जो अमेरिका की चट्टानें हैं या फिर यूरोप की चट्टानें हैं उनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिली। तो इन समानताओं के आधार पर ये तथ्य रखा गया कि ये सभी जो भाग थे ये एक समय में बहुत बड़ा आकृति थी और जिसे इन्होंने पेंजिया कहा, और ये 20 करोड़ वर्ष पहले ही टूटकर अलग हुए हैं और अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में बट गए हैं। तो ये थ्योरी थी हमारे महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी। इसमें 2 साक्ष्य प्रमाण। अब आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे देखिए, ये नोट्स आपको मिल गए हैं। अब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के पक्ष में रखे गए प्रमाणों को आप समझाइए, सविस्तार समझाइए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मेंस में आएंगे, इन द सेंस आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको अगर ये पॉइंट्स पता होंगे कि महाद्वीपों के विस्थापन के आधार पर, विस्थापन आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विस्थापन का मतलब ये होता है कि स्थलाकृतियों का टूटकर अलग हो जाना और नए नए खंडों के रूप में बटे जाना। तो ये हमारा कहलाता है विस्थापन। ये विस्थापन हुआ कैसे होगा, इसकी घटनाओं के बारे में क्या क्या अजम्पशन किया गया और ये विस्थापन क्यों हुआ, उसके साक्ष्य बताने के लिए कुछ पॉइंट्स रखे, जिनमें पहला था महाद्वीपों में साम्य। यानी जब हम इनको पजल के रूप में जोड़ते हैं, बल के रूप में जोड़ते हैं, तो ये जुड़ जाते हैं आपस में। दैट मीन्स यही है कि एक ही स्थलखंड ये था, फिर ये टूटकर अलग हुआ। दूसरा ये कहता है कि चट्टानों की जो आयु है उनमें समानता है। देखिए, रेडियोमेट्रिक काल का निर्धारण एक विधि होती है, रेडियोमेट्रिक विधि होती है। इस विधि में क्या होता है कि जो फॉसिल्स होते हैं या जो जीवाश्म होते हैं या पृथ्वी की जो, अगर हम बात करें, पृथ्वी की जो आयु है उसको शामिल करके एक आयु का निर्धारण किया जाता है। उस आयु के निर्धारण के आधार पर क्या किया जाता है कि वो चट्टानों की आयु निकाली जाती है या फिर हम स्थलाकृतियों की आयु निकाली जाती है, जिसे हम रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि कहते हैं। इस चट्टानों की आयु जिसमें जीवाश्मों तथा पृथ्वी की आयु शामिल की जाती है। ब्राजील व पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों की जो पट्टी है, ये देखिए, ब्राजील हमारा साउथर्न अमेरिका का पार्ट है, दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, और अफ्रीका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इनकी जब अगर हम बात करें चट्टानों की, तो इनकी पट्टी आपस में क्या करती है, मेल खाती है। इनकी आयु भी मेल खाती है तथा समुद्री निक्षेप जो है दोनों महाद्वीपीय तट रेखा के जुरासिक काल के ही हैं। इनके जो समुद्री निक्षेप यहाँ पे पाए गए हैं, ये सभी समुद्री निक्षेप क्या है, जुरासिक काल के हैं। तो इसका समय पीरियड, अगर कालक्रम एक है, पीरियड एक है, इनकी स्थितियां एक है, और सबसे बड़ी बात, इनमें पाए जाने वाले तत्व चट्टानें जो हैं वो एक ही आयु को इंगित करती है। दैट मीन्स ये प्रूव कर देते हैं कि ये सभी जो स्थलखंड है वो एक ही भाग था। क्लियर। उसके बाद दूसरा साक्ष्य इन्होंने रखा है। देखिए, हमारे चैप्टर के ही ये पॉइंट्स हैं, चैप्टर में ये सारी चीज़ें लिखी, उसको में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको रिलेट करके नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, बहुत एफर्ट्स लगे हैं। तो प्लीज़ इनका यूज़ लीजिए, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके हम शॉर्ट टू शॉर्ट चीज़ों को करें, ताकि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में और चीज़ों को याद करने में भी आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से ही मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, हमारे एफर्ट्स आप ही के लिए होते हैं सॉरी। तो आप इन एफर्ट्स को यूज़ कीजिए और जितना हो सके अपनी इन क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे सॉरी। तो जो महाद्वीपीय प्रवाह था वो यही कह रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट अब थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा टीलाइट। टीलाइट क्या होता है? टीलाइट एक अवसादी चट्टान का भाग होता है। ये जो होता है ये अपक्षय और अपर्दन का है। ये हिमानी के निक्षेपण से निर्मित होने वाली चट्टान है या उसका भाग है, अवसादी चट्टानों का क्षेत्र, जिसे हम टीलाइट कहते हैं। जो कि अवसादी चट्टानें, अब आपको पता होगा सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है जब हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं, मेटामार्फिक रॉक्स की बात करते हैं। तो ये जो चट्टानें बनती हैं
इन चट्टानों का निर्माण होता है अपर्दन और अपक्षय। अब आप अपर्दन और अपक्षय में कंफ्यूज नहीं होंगे। अपक्षय वही चीज़ होती है कि एक स्थान का एक चीज किसी वस्तु का टूटकर वहीं पे इकट्ठा हो जाना, वो हमारा अपक्षय कहलाता है। लेकिन अपर्दन क्या होता है? अपर्दन एक स्थान का दूसरे स्थान पर जाकर प्रवाह होना, जैसे कि जल के द्वारा, वायु के द्वारा और भी कई ऐसी नदियों के द्वारा चीज़ों का प्रवाह हो जाना, तो ये कहलाता है हमारा अपर्दन। तो ये अवसादी चट्टानें ऐसे ही बनती है और ये हिमानी के निक्षेपण से निर्मित हुई है। हिमानी का मतलब क्या होता है कि विशाल बर्फ की राशियां होती है, विशाल बर्फ के हिमखंड होते हैं जिसे हम हिमानी कहते हैं। विशाल बर्फ की राशियों में ढालों पर प्रवाहित जो हिमनद कहलाते हैं, अपर्दन के कारण निर्मित होते हैं। अतः भारत में गोंडवाना के तलछटों में इसकी उपस्थिति वहाँ हिमाच्छादन को इंगित करती है। तो देखिए भारत का जो गोंडवाना लैंड है, जैसे कि हमने कहा था कि जो साउथर्न वाला जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड और इसके नॉर्दर्न पार्ट जो था वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। तो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका अंगारा लैंड कहलाता है। तो ये चीज़ें बनती गई। तो भारत का जो गोंडवाना के जो तलछट है उनकी उपस्थिति में हिमाच्छादन इनमें इंगित होते हैं। दैट मीन्स ये है कि वो जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो नीचे की तरफ जब खिसका था तो उसकी वजह से इन्होंने ये प्रमाण कर दिया कि ये जो अवसादी जो क्षेत्र है, ये हिमानी निक्षेपण के क्षेत्र हमें गोंडवाना में भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि उस टाइम हम ये मान सकते हैं कि ये पूरे पदार्थ जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में थे। ध्रुवीय क्षेत्रों में बाद इनमें एक बल लगा, उस बल की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो गई और अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हो गया। लेकिन ये पदार्थ जो थे, ये क्षेत्र जो थे वो पहले एक ही थे। इसका प्रमाण, तीसरा प्रमाण देता है ये टीलाइट। ये टीलाइट हिमानी निक्षेपणों से मिले हैं। तो अब आप देखिए भारत में गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड की जो भूमि है, हम ये कह सकते हैं मध्यवर्ती भाग में आती है। ये कटिबंधीय क्षेत्र जो है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहता है। लेकिन हम अगर इसके हिमानी आच्छादन के बारे में बात करें, इसके तलछटों के निर्माण की प्रक्रिया अगर यहाँ हुई है, बर्फ़ के प्रमाण अगर हमें यहाँ मिलते हैं, तो दैट मीन्स ये है कि ये जो भाग है, ये जो हिस्सा है, भारत का भी हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं ध्रुवीय क्षेत्र के हिस्सों का ही भाग रहा होगा और वो खिसक कर ऊपर आ गया होगा। तो इस आधार पर भी, टीलाइट के आधार पर भी ये प्रमाणित किया जाता है कि भारत के अलावा अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके विस्थापन के प्रमाण को ये प्रस्तुत करती है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट क्या है? हमारा प्लेसर निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है? निक्षेप का मतलब होता है किसी चीज़ का जमा करना, किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, उसे हम निक्षेप कहते हैं। तो ये प्लेसर क्या है? ये तलछटी प्रक्रिया द्वारा किसी स्रोत की चट्टानों के रूप में जो संग्रहण होता है उसे हम निक्षेप कहते हैं। और इसमें प्लेसर जो है ये जलोढ़ीय रेत होती है, मिट्टी की जो ढेर होता है उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो ये जो सोने का निक्षेप है, सोने का जो संग्रहण है वो प्लेसर कहलाता है। और वातावरण में इसमें जो ये काली मिट्टी पाई जाती है, ये कई प्रकार के प्लेसर होते हैं, जैसे जलोढ़ प्लेसर, समुद्र तल का प्लेसर, एलुवियल प्लेसर। इसमें पदार्थ कौन कौन से मिलते हैं? सोना, हीरे, इसमें पदार्थ आपके पाए जाएंगे सोना, हीरे, आयरन, प्लेटिनम, नीलम आदि ऐसे कई पदार्थ पाए जाते हैं जो प्लेसर निक्षेप। निक्षेप का मतलब अब आप समझ गए होंगे। निक्षेप का मतलब होता है तलछटी चट्टानों का इकट्ठा होना। और इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम कहें किसी स्रोत का चट्टानों के रूप में, एक बल के रूप में संग्रहण हो जाना, ये हमारा निक्षेप कहलाता है। और प्लेसर जो है इसे हम सामान्य भाषा में जलोढ़ रेत भी कहते हैं। और इनका जो क्षेत्र है, घाना का पश्चिमी अफ्रीका का जो तटीय क्षेत्र है, घाना आपको पता होगा पश्चिमी अफ्रीकी देश है, एक घाना गणराज्य भी है, ये पश्चिमी अफ्रीका में आता है। तो पश्चिमी अफ्रीका का जो घाना तटीय क्षेत्र है ये सोने के निक्षेप से बना हुआ है। और यही क्षेत्र समान रूप में अगर हम कहें, यही क्षेत्र ब्राज़ील में भी वही सोना मुक्त सिराएं वहाँ पे पाई जाती है। तो ब्राज़ील हमारा कहाँ आता है? ब्राज़ील आता है हमारा साउथर्न अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। और अफ्रीका का जो घाना क्षेत्र है वो है अफ्रीका में। तो इन दोनों की स्थिति जो है, या प्लेसर की जो निक्षेपण की प्रक्रिया, या सोने की जो अगर हम ये कहें सोना युक्त सिराएं जो है वो इन दोनों क्षेत्रों में एक जैसी, एक समान पाई जाती है। तो उससे भी वैज्ञानिकों ने ये कल्पना की है, ये चीज़ें अवधारणाएं रखी है कि हो सकता है ये दोनों क्षेत्र एक ही स्थल खंडों का रूप रहे होंगे या एक ही स्थल खंडों से टूटकर अलग हुए हैं। क्लियर?
फिर पांचवा पॉइंट इसके प्रमाण में रखा जाता है जीवाश्मों का वितरण, कि जीवाश्मों के वितरण जो है वो भी एक समान है। किस प्रकार से, कि दोनों किनारों पर समान प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है आपकी लेमुर। लेमुर प्रजाति एक है जो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों में पाई जाती है। इन तीनों के मिलाकर जो स्थलखंड होता है उसे लेमुरिया भी कहते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट शब्दों में, लेमुर के प्रमुख स्थलखंड कौन कौन से हैं, या लेमुर स्थलखंड किसे कहते हैं। तो भारत, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, इन तीनों के क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनता है, लेमुर स्थलखंड बनता है। लेमुर एक प्रकार की क्या है, प्रजाति है जो इन तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर है हमारा मेसोरॉस। मेसोरॉस सारस जो है वो, मेसोसारस जो केवल उथले खारे पानी में रह सकते हैं, इनकी उपस्थिति दक्षिण अफ्रीका में भी है और ब्राज़ील में भी है। तो इसका जो इरावर सेल समूह है ब्राज़ील का, उसमें ये दोनों पाए जाते हैं। तो इन दोनों की जो दूरी है लगभग 4000 किलोमीटर है। किसकी दूरी, आपके दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के इरावर सेलों के मध्य की जो दूरी है वो 4000 किलोमीटर है। तो इन 4000 किलोमीटर से ये अज्यूम किया जा रहा है कि इन दोनों में ही ये खारे पानी के ये जीव पाए जाते हैं, मेसोसारस जो आपके केवल उथले खारे पानी में पाए जाते हैं। इन दोनों की वजह से ये एज्यूम किया गया कि जीवाश्मों का जो वितरण है वो भी एक समान से रहा है। तो ये परिस्थितियां यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमने जो अभी तक देखा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये कहता है कि प्रारंभिक समय में स्थलखंड जो थे, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक चीज़ों को हम बार बार सुनेंगे नहीं, हमारी एक कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं होगा। मेरी एक हैबिट रह चुकी है, या मैं खुद पढ़ते हुए इतना अपने आप को हैबिचुअल बना चुकी हूँ कि मैं एक कॉन्सेप्ट को 3 टाइम्स रिवाइज करती हूँ बोल के, या फिर 2 टाइम लिख के। तो उससे क्या होता है, मेरे माइंड में वो थ्योरी कभी ख़त्म नहीं होती, और अगर उसके रिलेटेड 2 साल बाद भी अगर मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ और उसका कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लर्न रहता है। देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। हम चाहे जितना लर्न कर सकते हैं, हम चाहे जितना कर सकते हैं। आईक्यू लेवल हर पर्सन का भले स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन प्रैक्टिस से वो अपने लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो यहाँ अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो ये आपके लिए टिल लाइफ बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इतना सारा हमें पढ़ना होता है, बहुत वास्ट हमारा सिलेबस होता है। हम सिर्फ और 11th और 12th की ही बात नहीं करेंगे, हम आगे आने वाले हर एग्ज़ाम की, हर एक कॉम्पिटिशन के सिलेबस पर जब हम थोड़ा सा सोचने का प्रयास करते हैं तो हमें खुद लगता है कि एवरेज टू एवरेज हमें 70% कोर्स करना ही पड़ता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। वो 70% कोर्स एक दिन में होगा नहीं, 2 दिन में होगा नहीं, 6 महीने में होगा नहीं। वो एक टाइम पीरियड के साथ अगर आपने उसको रेगुलरिटी के बेसिस पर किया तो वो आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। एक कोर्स जो, एक कॉन्सेप्ट जो चलता है स्कूल में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, मिड टर्म, फिर उसके बाद आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फिर आपका एनुअल एग्ज़ाम। तो ये सारे क्यों होते हैं, पूरे एक साल में एक कोर्स को कंप्लीट किया जाता है ताकि आप अच्छे से उसको याद करें। आगे की जो जर्नी रहती है आपके कंपटीशन एग्जाम की, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है ये चीज़ों को आपको बनाने में। तो आप जब आगे की भी स्टडी करते हैं तो यही स्ट्रेटेजी लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एक सिलेबस आपको लगभग 16 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो इस सिलेबस को कुछ लोग होते हैं जिनका 3 साल भी चला जाता है, 4 साल भी चला जाता है, बिकॉज सिंपल स्ट्रेटेजी ये होती है कि चीज़ों को आपको कंटिन्यूटी से पढ़ना पड़ेगा, उसको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको उसमें अपनी एक सिंसियरिटी बना के रखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करें। आप जो भी नोट्स बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे उससे अपडेट होते रहें। आप सिर्फ लिख के रख देंगे नोटबुक में, वो वहाँ तक ही सीमित रहेगा। आपकी ब्रेन तक जाने के लिए उसको प्रैक्टिस चाहिए होगी, 2 बार उसको रिविज़न चाहिए होगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर पॉइंट्स को 2 बार एटलीस्ट आपको वापस बता दूँ, ताकि हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि क्या मैम पकाऊ है, बार बार एक ही चीज़ को 3 बार रिपीट कर देते हैं। तो मैं ये मानती हूँ ये बहुत ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि क्या होता है कि उससे आप चीज़ों से भटके नहीं। आपके माइंड में अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छा बैठ जाता है तो आप कॉन्फिडेंट और इंटरेस्ट के साथ उससे आगे लेके बढ़ते हैं। अदरवाइज़ वो वहीं छूट जाता है तो आप वहीं उसी पॉइंट पर अटक जाते हैं और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। इसीलिए क्लासरूम में टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो बच्चे ये बोलते हैं टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या टीचर को पढ़ाना नहीं आता, या टीचर को समझाना नहीं आता। रीज़न यही होता है कि टीचर आपके माइंड के साथ नहीं समझ आ पा रहा है, माइंड को नहीं पढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। इसीलिए मैं ये एज्यूम कर रही हूँ मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। कोई टॉपर होगा वो एक बार में समझ जाएगा, कोई एवरेज होगा वो 2 बार समझेगा, और बिलो एवरेज एटलीस्ट 3 टाइम में समझ जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पॉइंट्स को मैं एटलीस्ट 3 बार जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको रिलेट करके वापस आपको याद करवा दूँ, जिससे आपकी कंटिन्यूटी पॉइंट्स पे बनी रहे। सो बढ़ते हैं आगे।
इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको समझाना और एज अ टीचर मेरी भी ड्यूटी रहती है कि थोड़ा सा आपको गाइड करना भी ज़रूरी है ताकि आप उसकी वैल्यू को समझ पाएँ। हमारा जो पॉइंट था, हमने जो महाद्वीपीय प्रवाह देखा उसमें हमने 5 पॉइंट्स रखे उसके साक्ष्यों को प्रमाणित करने के लिए। पहला पॉइंट हमने यही रखा कि ये जो सभी हैं पजल के रूप में अगर हम इनको जोड़ें तो सभी स्थलखंड एक हो जाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो चट्टान है उन चट्टानों की जो आयु है वो एक समान दिखती है हमें सारे स्थलखंडों की। तीसरा हमने जो देखा था, तीसरा हमारा जो था, जस्ट अ मिनट, तीसरा हमारा जो था वो टीलाइट था। टीलाइट जो है आपका अवसादी चट्टानों का ही भाग है और ये आपका हिमानी निक्षेपण से बना है। तो अफ्रीका और भारत के गोंडवाना लैंड और फॉकलैंड और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर भी ये एज्यूम किया गया कि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं एक ही थे। उसके बाद जब टूटकर अलग हुए तो इनके क्षेत्रों में विभाजन और इनके क्षेत्रों की स्थितियों में भी बदलाव हुआ। फिर हमने देखा प्लेसर निक्षेप, तो सोने की जो घाना क्षेत्र जो है उसका, और घाना क्षेत्र और उसी के साथ ब्राज़ील का जो क्षेत्र है उसमें सोने की जो सिराएं हैं, स्वर्णयुक्त सिराएं, वो एक जैसी पाई गई। तो उससे भी ये एजम्पशन किया गया कि ये सभी क्षेत्र पहले क्या थे, एक थे। फिर 5वां पॉइंट जो था वो था हमारा जीवाश्मों का वितरण। तो जीवाश्मों का वितरण भी इसी प्रकार से रखा गया कि जीवाश्म जो थे उन दोनों की क्रियाओं में अगर हम कहें तो ये समानता देखी गई। और लेमूर इसका जो प्रजाति जो थे और मेसोसारस जो है, ये दोनों भी क्षेत्र एक दूसरे स्थानों पर पाए गए हैं, जबकि इनके क्षेत्रों के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये रीजन्स यहाँ रखे गए महाद्वीपों के विस्थापन में कि महाद्वीप किस प्रकार से पहले कॉन्टिनेंट एक थे और फिर टूटकर अलग हुए। तो वैगनर के, टेलर महोदय के इन सब के सिद्धांतों को यहाँ पे प्रमाणित किया गया। हालांकि काफ़ी ऐसे बिंदु थे जिनको लेकर जो वैज्ञानिक है उसके बारे में एक मत नहीं होते हैं, उस मतों को उनमें बदलाव और उनमें आलोचनाएं भी की जाती है। वो पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है प्रवाह संबंधी बल। यहीं से अब हम कुछ पॉइंट्स रखेंगे, हालांकि हमने इसके बारे में कल चर्चा कर ली थी। ये जो वैगनर ने अपनी थ्योरी रखी थी उसके विस्थापन की, अब इसने कहा कि 20 करोड़ वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव हुआ और पेंजिया टूटकर अलग हो गया। वो बदलाव कैसे हुआ उसके लिए उन्होंने क्या बताया, उसके लिए उन्होंने कुछ बल बताए। बल क्या थे? वैगनर के अनुसार जब पेंजिया के विभाजन हुआ, जस्ट अ मिनट, वैगनर ने जो थ्योरी दी थी, देखिए अगर हम बात करें, ये जो स्थिति है अफ्रीका की, ये है हमारी दक्षिणी अमेरिका की। तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कालाहारी, कांगो, कैमरून के जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी सिमिलर रहते हैं। उनके जो चट्टानें हैं या वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी इससे समानता रखती है। तो उसकी थ्योरी के आधार पर वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन आया। लेकिन ये विस्थापन हुआ किस प्रकार से, उसके लिए उसने ये कहा कि इस विभाजन में 2 प्रकार के बल लगे, दिशा के प्रवाह बल थे। ये कौन से दिशा के थे, कल हमने डिटेल से पढ़ा भी था, आज हम उसको वापस से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, प्रवाह संबंधी बल, जो कि हमारे चैप्टर में आया हुआ है। आप बुक भी ओपन करके रखिए पास में, उन्हीं को हम रिलेट करके थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे डले हुए हैं ताकि आपको पॉइंट्स में डिटेलिंग मिल जाए। तो वैगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ था तो उसकी दिशा में प्रवाह भी हुआ और उत्तर में भूमध्य रेखा की ओर, और जो कि था एक बल जो लगा वो आपका किधर लगा, भूमध्य रेखा की तरफ लगा, और एक बल आपका लगा पश्चिम में प्रवाह की तरफ। ये प्रवाह 2 प्रकार के बलों द्वारा संभव हुए। इनमें कौन कौन से बल थे? एक बल आपका था, जस्ट अ मिनट, एक बल आपका था जो भूमध्य रेखा की तरफ लगा, वो आपका था गुरुत्व बल, ये, और जिसे हम प्लवनशील या फिर हम इसे उत्प्लावन बल भी कहते हैं। अब ये उत्प्लावन बल क्या होता है, अब आप समझिएगा। ध्रुवीय फ्लाइंग बल ही हमारा ध्रुवों की तरफ लगने वाला बल तो जो था, जिसे हम ध्रुवीय फ्लाइंग बल कहते हैं। आपकी बुक में ध्रुवीय फ्लाइंग बल लिखा होगा, आप उसके पास ही ये लिख सकते हैं। जो भूमध्य रेखा की तरफ से जो बल लगा था वही हमारा ध्रुवीय फ्लाइंग बल था, जो ध्रुवों की तरफ लगा, नॉर्थन साइड की तरफ लगा था। एक बल आपका पश्चिम की तरफ लगा था। तो इसमें कौन कौन से बल थे? एक था आपका गुरुत्व बल, ग्रेविटी बल, और एक था आपका बायोनरी बल। बायोनरी जो फोर्सेस था वो क्या था, प्लवनशील बल होता है, इसे हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं। आपने अगर साइंस पढ़ी होगी 9th एंड 10th में तो आपने इस बल के बारे में भी पढ़ा होगा। ये बल क्या होता है, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु का ऊपर की ओर लगने वाला बल। किसी वस्तु, मान लीजिए कोई तरल अवस्था में, जैसे कि एक बकेट है, बकेट में आपका एक मग है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस अवस्था में पूर्ण रूप से जो डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर
से जो फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ से जो बल लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कि गुब्बारों के लिए और जलयानों के लिए या नावों के लिए जो ऊपर से एक फोर्स लगता है, उसको स्टेबिलिटी भी देता है, उसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो किसी द्रव में रखी हुई वस्तु के ऊपर लगने वाला बल क्या है, आपका उत्प्लावन बल है। तो इन दो चीज़ों की स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमध्य के प्रवाह की ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसकी वजह से इन चीज़ों में, इन स्थलाकृतियों में बदलाव हुआ। बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स को जब हम डिटेल से समझेंगे, तब हम इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे कि हमारे जो सिद्धांत है या हमने जो पॉइंट पृथ्वी की आकृति देखी, ये बुक थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड भी है और बहुत सारा डिटेल इसमें दे रखा है और ये आपके बेस बनाएगी ज्योग्राफी में। प्लीज़ इस चीज़ को निगलेक्ट मत कीजिए, थोड़ा सा सिंसियरिटी से इनको पढ़ते रहिए और शॉर्ट टू शॉर्ट एंड स्वीट टू स्वीट चीज़ों को आप जब रिलेट करके पढ़ेंगे, हालांकि हम समरी नोट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको छोटी से बल्क में एक अच्छा सा, आपको पूरी बुक का एक, जिसे हम सार कहते हैं, वो आपको मिल जाए। तो इसी कोशिश में आपको अभी इतना है कि आपको अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। 11th में अगर आपने ज्योग्राफी अच्छी कर ली तो 12th में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो पढ़ते रहिए और इन चीज़ों को अच्छे से रिलेट करते रहिए, इसी से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।